देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, कैसे हैं? फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। अगले 1 घंटे तक आपको आपकी फिक्र से जुड़ी हर खबर दिखाएंगे। इससे पहले आगे बढ़े, नजर डालते हैं आज की आपकी फिक्र की खबरों पर। भारत में स्ट्रैटेजी, रूस में स्क्रिप्ट, चीन पराजय की डेडलाइन फिक्स। इसके अलावा मिग मार डालेगा, S-400 संहार करेगा, चीन विनाशक हथियार रेडी है। इस रिपोर्ट के बाद दिखाएंगे बॉर्डर पर हारा, अब मार्केट हारेगा भारतवर्ष, बोला चाइना आउट। और 9:30 बजे आप देखेंगे 2 हफ्ते का सर्वे, शाह का 5 मेगा प्लान, दिल्ली में कोरोना का नया इम्तिहान। किस तरह चीन LAC पर जमीन हड़पने की फिराक में रहता है और उसे किस तरह भारतीय जवान मुंहतोड़ जवाब देते हैं, जैसा गलवान में दिया। अब आपको बताते हैं कि इस वक्त भारत और चीन के बीच क्या चल रहा है और चीन की अकल ठिकाने लगाने के लिए भारत क्या कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह हुई है कि भारत ने LAC पर हथियारों को लेकर नीति बदल दी। LAC पर तैनात भारतीय सैनिकों को पूरी आजादी दे दी गई है। इसके अलावा तीनों सेनाओं को घातक हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए 500 करोड़ रुपए के इमरजेंसी फंड को मंजूरी दी गई। इस सब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के दौरे पर रूस पहुंच गए हैं, जहां S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जल्द से जल्द डिलीवरी को लेकर चर्चा होगी। सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे के साथ ही चीन को आर्थिक मोर्चे पर भी घेरा जा रहा है। केंद्र सरकार ने सस्ते और खराब क्वालिटी वाले चीनी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है ताकि उनके आयात पर रोक लगाई जा सके। महाराष्ट्र में तो सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए के चीनी प्रोडक्ट्स पर रोक लगा दी। मतलब साफ है कि भारत ने चीन को सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक तीनों मोर्चों पर घेरने का प्लान बना लिया। पहले बताते हैं कि बदली हुई सैन्य नीति और मोर्चे की बड़ी खबर है क्या। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, वो रक्षा कवच जो चीन की हर मिसाइल को हिंदुस्तान में दाखिल होने से पहले ही नेस्तानाबूद कर सकता है, जो चीन के हर लड़ाकू विमान को मार गिरा सकता है। S-400 डिफेंस सिस्टम एक ही समय में 400 किलोमीटर रेंज में 36 टारगेट, मतलब दुश्मनों की मिसाइलें, फाइटर प्लेन और ड्रोन को हवा में ही तबाह कर सकता है। इसमें 12 लॉन्चर होते हैं जो 3 मिसाइल एक साथ दाग सकते हैं और इसे तैनात करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। मतलब ये कि S-400 आने के बाद चीन की कोई भी मिसाइल हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भारत एक ऐसा आसमानी कवच तैयार कर रहा है जो चीन पर बहुत भारी पड़ेगा और इस कवच को जल्द से जल्द हिंदुस्तान लाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस पहुंचे हैं। भारत और रूस के बीच 40,000 करोड़ रुपए में 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील 2018 में हुई थी, जिसका अमेरिका ने विरोध किया था, प्रतिबंध की धमकी भी दी थी, लेकिन भारत रूस के साथ हुई डील से पीछे नहीं हटा था। S-400 जिसकी पहली खेप इसी साल हिंदुस्तान को मिलनी थी, हालांकि कोरोना महामारी के चलते इसकी डिलीवरी दिसंबर 2021 तक टल गई, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए राजनाथ सिंह जल्द से जल्द S-400 की डिलीवरी की बात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 75वें विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए मॉस्को गए हैं और इसी दौरान उन्होंने कहा कि ये दौरा, इस दौरे के दौरान खास तौर पर दोनों देशों के बीच राजनीतिक और रक्षा क्षेत्र में और गहरी मजबूती आने वाली है और यही वजह है कि माना यह जा रहा है कि दोनों देश करीबन 33 फाइटर एयरक्राफ्ट की डील को भी साइन कर सकते हैं। चीन की चुनौती से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने रूस से 21 नए MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI का प्रस्ताव सरकार को भेजा है और रूस भी कह चुका है कि वो जल्द से जल्द विमानों को और आधुनिक बनाकर भारत को देने के लिए तैयार है। मतलब ये कि हिंदुस्तान अपने तरकश में तेजी से वो सारे तीर बढ़ाने में जुटा है जिनसे चीन खौफ खाता है और उस खौफ को बढ़ाने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है।
गलवान घाटी की घटना के बाद से ही तीनों सेनाओं को पूरी तरीके से सतर्क कर दिया गया है। इंडियन आर्मी को बॉर्डर इलाकों में और ज्यादा तैनात कर दिया गया है। वहीं वायु सेना को भी पूरी तरीके से मुस्तैद कर दिया गया है और खास तौर पर ये मुमकिन कोशिश की जा रही है कि सेना को कोई असर नहीं रहे, इसके लिए हर संभव कोशिश भी की जा रही है। भारत सरकार ने तीनों सेनाओं को हथियार खरीदने के लिए 500 करोड़ के इमरजेंसी फंड की मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद ये है कि अगर चीन फिर से कोई हिमाकत करता है और अचानक जरूरत पड़ती है तो सेना इस फंड से हथियार और गोला बारूद खरीद सकती है। मोर्चे पर सेना को मजबूत करने के साथ साथ सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का भी काम किया गया है। इसके तहत LAC पर भारतीय जवानों को पूरी छूट दे दी गई है। इसके तहत सेना के फील्ड कमांडरों को यह अधिकार दिया गया है कि वो असाधारण परिस्थितियों में जवानों को हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे सकते हैं। मतलब अब अगर चीन के सैनिकों ने गलवान जैसी कोई भी हिमाकत करने की सोची भी तो दिल्ली में परमिशन मांगने की जगह हमारे सैनिक तुरंत वहीं के वहीं उचित जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि अभी तक संधियों ने हमारे जवानों के हाथ बांध रखे थे, लेकिन अब नई नीति ने उनके हाथ खोल दिए हैं। सेना को फ्री हैंड देने के साथ साथ चीन की सटी सीमाओं पर तैनाती बढ़ाई जा रही है। सुरक्षा बलों का मूवमेंट काफी बढ़ गया है। रसद और सैनिकों को ले जाते ट्रकों के काफिले गुजरते देखे जा रहे हैं। मैं इस वक्त लेह में हूँ। मैं पिछले 5 दिनों से यहाँ पर हूँ और मैंने इसी रास्ते से आर्मी के जमावड़े को लगातार आगे बढ़ते हुए देखा है। इसी रास्ते से आर्मी के ट्रक बड़ी संख्या में सरहद की ओर गए हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। कैमरामैन चेतन के साथ अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, लेह। आज भारत और चीन की सेना के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत भी हुई। लद्दाख में चुशुल के ठीक सामने चीन के मोल्डो इलाके में यह बैठक चीन के आग्रह के बाद होती है, जो बताता है कि गलवान में जिस तरह भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया उससे चीन बुरी तरह घबरा गया। सैन्य मोर्चों के साथ साथ कूटनीतिक तौर पर भी चीन को घेरने के लिए भारत जी जान से जुटा। सैन्य रूप से चीन की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए हिंदुस्तान तैयार है, लेकिन बातचीत के जरिए समझाने का अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो वो रूस से होकर ही निकल सकता है, ऐसा विशेषज्ञों की राय है, क्योंकि रूस भारत का भी दोस्त है और चीन का भी। ऐसे में भारत और रूस के रक्षा मंत्री के बीच कल होने वाली मीटिंग काफी अहम है, जिसमें 12 अरब डॉलर की डिफेंस डील्स के साथ ही भारत चीन विवाद पर भी चर्चा होगी। कल ही रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग होगी, जो पहले से तय थी। इस घटनाक्रम से पहले से अब तक हमने आपको कूटनीतिक और सैन्य मोर्चों पर हलचल के बारे में बताया और आर्थिक मोर्चों पर क्या हो रहा है वो बताने से पहले अब आपको दिखाते हैं कि गलवान घाटी में एक्चुअल पोजीशन क्या है। क्या वाकई में चीन के सैनिक भारत में घुस आए हैं या फिर यह चीन का प्रोपेगेंडा है, जिसको भारत में भी विपक्ष जाने अनजाने में तूल दे रहा है। लेकिन हकीकत क्या है, देखने के लिए चलते हैं सुमित चौधरी के पास। इस पूरे फिंगर्स में भारत का मानना यह है, भारत लगातार इस बात को कहता है कि LAC जो है वो फिंगर 8 पर जाकर पड़ती है, यानी यहां से यहां पर LAC पड़ती है। लेकिन चीन का कहना है कि उसके हिसाब से जो चाइनीज क्लेम ऑफ लाइन है वो फिंगर 2 पर आकर यहां रुक जाती है। हालांकि भारत फिंगर 4 तक बिल्कुल क्लियर है, लेकिन दोनों जो है वो फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में म्यूचुअली पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन चीन ने इसी को लेकर मई महीने के अंदर अपनी जो ट्रूप्स थी उसकी कुछ मूवमेंट फिंगर 4 के इलाकों के आसपास पैदा खड़ा कर दिया। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बेहद ज़्यादा है। हालांकि भारत ने भी अपनी डिप्लॉयमेंट करा रखी है, लेकिन ये इलाका जो मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, यही इन्हीं पार्ट रिजेस के ऊपर लगातार चीन कोशिश कर रहा है भारत को रोकने की। और उसके रोकने की वजह है यहाँ से फिंगर 3 से 4 की तरफ भारत एक रोड बना रहा था, करीबन 2 से 3 किलोमीटर की रोड, और इस रोड के पूरे हो जाने के बाद इसको ऑल वेदर टाइप रोड बनाया जा रहा है, क्योंकि अक्सर जब पानी यहाँ बढ़ता है पैंगोंगत्सो का तो ये रोड बह जाती है। ये रोड यहाँ पे ऑलरेडी थी, लेकिन चीन कह रहा है कि आप फ्रेश कंस्ट्रक्शन ना कीजिए, आप इसको रोक दीजिए। और यही वजह है कि चीन लगातार यहाँ पर भारत को रोकने की कोशिश कर रहा है। भारत के लगातार कदम मजबूत हो रहे हैं तो चीन बौखलाया हुआ। मैं आपको दूसरा ग्राफिक्स दिखाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि गलवान घाटी जहाँ पर 15 तारीख को भारत और चीन के बीच में पूरा जो वायलेंस था वो हुआ।
आपको याद होगा कि ये इलाका जो है, मैं आपको बताऊं कि ये PP14 के पास का इलाका है। PP14 यानी पेट्रोलिंग पॉइंट, जहां से हम ऑब्जर्व करते हैं। ये पूरा इलाका गलवान घाटी के आगे का इलाका, यहाँ पर चीन कभी नहीं आता। अब चीन ने कोशिश क्या की कि उसने इस गलवान इलाके और PP14 के पास आना शुरू कर दिया और PP14 के ठीक सामने या ठीक पास में जो रिच है उस पर आके बैठ गया। उसका मकसद था कि वो भारत के डेवलपमेंट वर्क को, उसके कामों को लगातार देखता रहे और उस पर नजर बनाए रखे। भारत ने इसी को लेकर नाराजगी जाहिर की। इसके बाद 15 तारीख को दोनों सीओ के बीच में बैठक हुई। दोनों ने तय किया कि ठीक है, अब चीन वापस जाएगा। लेकिन जब शाम को क्रॉस चेक करने के लिए कर्नल बाबू गए तो देखा कि वहां से चीन नहीं हटा। उसी को लेकर वॉयलेंस हुई और इसी के बाद यहां पर चीजें बिगड़ गई। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ये साफ कह चुके हैं कि हमने चीन को अपने PP14 के इलाके में नहीं घुसने दिया और हम यहां पर अभी भी बने हुए हैं। और ये बात सच है क्योंकि लगातार चीन के जो टेंट थे उसी को हटाने के लिए हम गए थे और अभी वहां पर वो टेंट नहीं है। चीन ने वो बात मानी है और प्रधानमंत्री मोदी जिस बात को लेकर कह रहे थे वो इस पॉइंट को लेकर बहुत क्लियर थी। देखिए, कुल मिलाकर जो अभी तक सुमित ने आपको समझाया उससे एक चीज साफ हो जाती है कि एक ग्रे एरिया होता है, क्योंकि LAC डिफाइंड नहीं है और इस ग्रे एरिया में कोई भी हलचल अगर चीन की तरफ से होती है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो भारत की जमीन में आ रहा है, जिसका शायद कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए या अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, गलवान में भारत चीन झड़प से जुड़ी सूत्रों के हवाले से खबर। भारत सैनिकों ने झड़प में चीन के 53 सैनिकों को मारा। गर्दन मरोड़े जाने से ज्यादातर चीनी सैनिकों की मौत हुई। गर्दन की चोट के कारण दम घुटने से मरे चीनी। सूत्रों के हवाले से खबर, 17 जून को सभी 53 चीनी सैनिकों का पोस्टमार्टम कराया गया। आप अभी तक ये समझ गए होंगे कि चीनी सैनिक ना तो हमारे क्षेत्र में घुसे और ना ही किसी पोस्ट पर कब्जा किया और कभी भी ऐसा ना हो सके इसके लिए हर तैयारी की जा चुकी है। और उन्हीं तैयारियों के तहत आज भारत चीन बॉर्डर मैनेजमेंट पर गृह मंत्रालय में अहम बैठक हुई, जिसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ITBP, CPWD के ऑफिसर मौजूद थे। बैठक में ICBR यानी इंडो चाइना बॉर्डर रोड के फेज 2 के तहत 32 सड़कों का काम जल्द पूरा किए जाने का फैसला लिया गया, ताकि सरहदी इलाकों में सेना के साथ जो सामान और सैनिकों के मूवमेंट को और आसान बनाया जा सके। अब तक हमने आपको दिखाया कि भारत अलग अलग स्तर पर चीन को घेरने की तैयारी कर रहा है। सैन्य मोर्चों पर देश के वीर योद्धा तैनात हैं। कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए सरकार एक्शन में है। लेकिन अब हम आपको वो तीसरा तरीका बताने जा रहे हैं जिसे भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए अपनाया है, और वो तरीका है बिजनेस और इकोनॉमी। ये रिपोर्ट देखें। चीन का साम्राज्य विस्तार का सपना चूर चूर होगा। ड्रैगन अंदर घुसने की हिमाकत करेगा तो हिंदुस्तानी बाजार से बोरिया बिस्तर बंधेगा। लद्दाख की गलवान वैली में हुई भारत चीन के जवानों के बीच हिंसक झड़प की वजह से देश गुस्से में उबल रहा है। चीनी सामानों का बहिष्कार हो रहा है। अब दुनिया देखेगी चीन की हार। हिंदुस्तान में चीन की अर्थव्यवस्था पर प्रहार। एक्शन में महाराष्ट्र सरकार। जिस रात को गलवान वैली में चीनी सेना ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया, उसकी अगली सुबह महाराष्ट्र सरकार ने मैग्नेटिक महाराष्ट्र के तहत 3 चीनी कंपनियों से करीब 5,000 करोड़ रुपए का करार किया। लेकिन एक झटके में महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कंपनियों के इन प्रोजेक्ट्स को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब इन प्रोजेक्ट्स पर केंद्र की गाइडलाइंस जारी होने पर फैसला लिया जाएगा। चाइना के बारे में जब बातचीत चल रही और प्रधानमंत्री जी के साथ सभी राज्य के मुख्यमंत्री बात कर रहे थे, तभी हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने कहा था कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है हिंदुस्तान में, उस बारे में निर्णय लीजिए। महाराष्ट्र का आपके निर्णय के साथ था। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के तहत हेंगली इंजीनियरिंग के 250 करोड़ रुपए के करार पर रोक लग गई है। इस कंपनी ने पुणे के तालेगांव में निवेश करने का करार किया था। PMI इलेक्ट्रोमोबिलिटी के 1,000 करोड़ रुपए के करार पर भी रोक लगा दी गई है। कंपनी पुणे के इलेक्ट्रिकल व्हीकल फैक्ट्री में निवेश करने वाली थी। ग्रेट वॉल मोटर्स के 3,770 करोड़ रुपए के करार पर रोक लग गई है। कंपनी महाराष्ट्र में ही ऑटोमोबाइल प्लांट प्रोजेक्ट में निवेश करने वाली थी। 15 जून को महाराष्ट्र सरकार से 12 कंपनियों ने MOU साइन किए थे, लेकिन बॉयकॉट चीन अभियान के तहत सरकार ने 3 चीनी कंपनियों के प्रोजेक्ट होल्ड पर डाल दिए हैं। बाकी 9 प्रोजेक्ट पर काम जारी है। इसका नफा नुकसान भी समझिए।
महाराष्ट्र सरकार जो है कुछ वैकल्पिक निवेश की व्यवस्था कर लेगी इस एमओयू रद्द होने के बदले। और बहुत सी कंपनियां विश्व में बैठी हैं जो भारत में निवेश के लिए इच्छुक हैं, क्योंकि भारत का जो निवेश का माहौल है वो सबसे पॉजिटिव है, सबसे अच्छा लुक्रेटिव इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर है और यूनिफाइड जीएसटी सिस्टम है। तो निवेश तो आना ही आना है। इस चाइना के जाने से कोई इकोनॉमी में नुकसान होना नहीं होगा। वैसे भी जो हमारा चाइना के साथ इंपोर्ट है वो नेगेटिव है। महाराष्ट्र में चीन की बाजारवादी नीति को तोड़ने का ब्लूप्रिंट सरकार ने तैयार कर लिया है। सरकार अब चीन का विकल्प अपने ही देश में या किसी और देश में तलाशेगी, लेकिन चीन को महाराष्ट्र में बाजार नहीं मिलेगा। सिर्फ महाराष्ट्र में ही क्यों, पूरे देश में चीन के बाजार पर ताला लगाने के प्लान पर काम चालू है। सरकार अपने स्तर पर प्रोजेक्ट्स रोकेगी तो व्यापारी और खरीदार चीनी सामानों की जगह होम प्रोडक्ट्स को तवज्जो देंगे। बाजारों की तैयारी क्या है और व्यापारी क्या सोचते हैं, इसे आपको दिखाते हैं। ये है मायानगरी मुंबई, जहां लोहार चौल और मनीष मार्केट में ज्यादातर चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे सामान बेचे जाते हैं, लेकिन यहां बहिष्कार की रूपरेखा तय कर ली गई है। अगर अपने देश में बनी हुई आइटम अगर सब लोग यूज करेगा तो आज अपना देश बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन अभी माल नहीं आ रहा चाइना का, अब हम लोग लेंगे भी नहीं, इंडियन माल बेचेंगे। माइंड फ्रेम चेंज होएगा पब्लिक का तो ऑटोमेटिकली चेंज तो हो जाएगा। मुंबई के इन बाजारों में 90% माल चीन से आयात होता है और स्टॉक में चीनी सामान बेचा भी जाता है, लेकिन लद्दाख में चीन की काराना करतूत के बाद आयात रुक गया है। इंतजार स्वदेशी विकल्प का है। इंडिया में मोस्टली ज़्यादा करके मैन्युफैक्चरिंग हो गए है, अगर जो यहाँ से हो जाएगा तो यहाँ से ही परचेस करेंगे। उसमें बहुत सारा टाइम भी बचेगा, हम लोग का टाइमिंग भी, और प्लस उसमें ईजी पड़ेगा। जो कंपनी है अगर अपने को वो रेट में अगर अपने को यहाँ दे दे तो अपन वही ले गए। दिल्ली का सदर बाजार, लॉकडाउन के पहले हर महीने इस बाजार में 350 से 400 कंटेनर चीनी माल पहुंच रहा था, जो कोरोना काल में 20 से 25 कंटेनर तक सिमट गया और अब व्यापारियों ने सामान मंगाना ही बंद कर दिया है। जो पुराना माल है उसे ही बेच रहे हैं। खिलौनों के विक्रेताओं ने चीनी सामान का बहिष्कार कर दिया है। चाइनीज आइटम कोई मांग भी नहीं रहा कस्टमर को, हम किसी कस्टमर को कंपेयर भी नहीं कर रहे कि आप चाइना प्रोडक्ट परचेज करें हमसे। हम चाइनीज सस्ता माल बनाने में सक्षम हैं, लेकिन अगर हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगें और हम माल बनाएं तो हम चाइना से भी सस्ता माल बना करके हम और देशों को भी दे सकते हैं, ग्राहक को भी दे सकते हैं। उम्मीद है कि चीनी बाजार पर 6-7 महीने में ताला लग जाएगा और ये निर्भर करेगा भारत की आत्मनिर्भरता पर। हम सभी ये चाहते हैं कि हम अपने देश स्वदेशी माल को हिंदुस्तान में बेचें, अपने सदर बाजार में बेचें, अपने शहर में बेचें, लेकिन उसका विकल्प हम जरूरी चाहते हैं कि इसका विकल्प जरूर होना चाहिए। बॉयकॉट चाइना कैंपेन अब सिर्फ कैंपेन नहीं रहा, बल्कि चीन की बाजारवादी नीति के खिलाफ भारत में एक क्रांति की शुरुआत है। महाराष्ट्र सरकार का काम चीनी कंपनियों का काम तमाम कर सकती है और चीनी सामान के व्यापारियों का फैसला ड्रैगन की तिजोरी खाली करने का सबब बन सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने चीन के खिलाफ बॉयकॉट युद्ध छेड़ दिया है। व्यापारियों ने भी ड्रैगन को हराने के लिए अपने तरकश से तीर निकाल लिए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिससे चीनी माल भारतीय बाजारों से बाहर होगा और स्वदेशी निर्मित चीजों को बाजार में जगह मिलेगी। एक रिपोर्ट देखिए। चीन को सबक सिखाने के लिए आम लोगों ने चीनी सामान खरीदना बंद कर दिया, दुकानदारों ने माल मंगाना बंद कर दिया और सरकारों ने भी तैयारी शुरू कर दी। महाराष्ट्र सरकार ने 3 चीनी कंपनियों के करार पर रोक लगाकर बड़ा कदम उठाया है। अब बारी केंद्र सरकार की है, लेकिन यहाँ भी व्यापक तैयारी है, लेकिन कुछ मजबूरियों में हाथ बंधे हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया है। भारत चीन से आयात इसलिए बंद नहीं कर सकता क्योंकि भारत के हाथ वैश्विक व्यापार संधि में बंधे हैं, लेकिन संधि तोड़े बिना चीनी माल पर अंकुश लगाने की तैयारी है। सरकार चीन से आयात के नियम सख्त करने की तैयारी में है। सस्ते माल पर कड़ी शर्त और टैक्स बढ़ाने की तैयारी हो रही है। चीन से आयात होने वाली सस्ती वस्तु और सेवाओं की पूरी लिस्ट मंत्रालय से मांगी गई है। आयात होने वाले 250 ऐसे सस्ते सामानों की समीक्षा होगी जो भारतीय उत्पादों के विकल्प हैं। चीनी सामान की गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाने की डिमांड होगी ताकि भारतीय उत्पाद सस्ते होने के कारण उससे मात न खाएं। सूत्रों के मुताबिक इस मसले पर प्रधानमंत्री कार्यालय में एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान को सशक्त बनाने के लिए चीनी आयात पर निर्भरता
खत्म करने के उपायों पर चर्चा हुई। भारत अपने कुल आयात का 14% हिस्सा चीन से आयात करता है, लेकिन चीन को सबक सिखाने की तैयारी हो चुकी है, जिसके तहत चीन से आयात घटेगा या फिर चीन पर इतना दबाव बना दिया जाएगा कि भारतीय बाजार में स्वदेशी चीजों को तवज्जो मिलने लगे। सरकार के लिस्ट में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, इसे भी देखिए। मोबाइल फोन, बिजली के सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कॉस्मेटिक आइटम, प्लास्टिक के खिलौने, मेडिकल इक्विपमेंट, दवाइयाँ और उद्योग का कच्चा माल। मंत्रालय से न सिर्फ इन आइटम्स की सूची मांगी गई है, बल्कि इनके विकल्प के तौर पर क्या हो सकता है, इसके लिए भी सुझाव मांगे गए हैं। यानी भारतीय बाजार में चीन की दुकान पूरी तरह से बंद करने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। इसके अलावा कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी चीन को सबक सिखाने की ठान ली है। CAIT ने केंद्र सरकार से मांग की है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को भी अपनी साइट्स पर उत्पादों की जानकारी देने के लिए बाध्य किया जाए। इस मांग के तहत ई-कॉमर्स पोर्टल पर ग्राहकों को उत्पाद की पूरी जानकारी दी जाए, उत्पाद किस देश में बना है इसकी जानकारी भी दी जाए। और ये इसलिए अनिवार्य किया जाना चाहिए क्योंकि ज्यादातर ई-कॉमर्स साइट पर चीनी प्रोडक्ट बिकते हैं। ट्रेडर्स भी केंद्र सरकार की चीन को सबक सिखाने की तैयारी में सहयोग देने को तैयार हैं। अब वक्त भी यही है। बॉयकॉट चाइना कैंपेन क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। आपको यहाँ एक दिलचस्प बात बताते हैं। भारत चीन से करीब $70 बिलियन का आयात करता है, यानी 5,25,000 करोड़ का। ये चीन की अर्थव्यवस्था का 3% है। यानी भारत में पूरी तरह से बॉयकॉट हो भी जाए तो चीन की अर्थव्यवस्था की सेहत पर ना के बराबर असर पड़ेगा, लेकिन इसका असर भारत की इकोनॉमी को ऊपर ले जाने वाला होगा। तो ये बात हुई चीन की। अब बात चीन के नए नवेले दोस्त नेपाल की। एक तरफ चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है और नेपाल उसकी दोस्ती में भारत से अपने पारंपरिक रिश्तों की बलि देने को तैयार हो गया है। लेकिन हिंदुस्तान ने हर मोर्चे पर मजबूत बंदोबस्त किया है। चीन से अलग तरीके से निपटा जा रहा है, तो वहीं नेपाल की सीमा पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी बढ़ गई है। अब फिक्र सदियों के संबंधों की है, जिसे नेपाल ने खतरे में डाला है। चीन की दोस्ती के भरोसे नेपाल ने हिंदुस्तान को आंख दिखाने की कोशिश की है। लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में शामिल करके हिंदुस्तान के खिलाफ सिर उठाने की कोशिश की है। लिपुलेख में बैनर लहराकर टीन शेड हटाने की चेतावनी भी दी है। लेकिन यह हिंदुस्तान है जहां के वीर जवान देश की अखंडता को कायम रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे देते हैं। भारत नेपाल सीमा पर मुस्तैदी बढ़ गई है। हालांकि कोई भारी हलचल नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान भावनाओं में बहकर कोई रिस्क नहीं लेगा। इसलिए सीमा पर सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लेने सेना के शीर्ष अधिकारी भी पहुंचे। ITBP, SSB के IG और DIG के साथ सेना के कर्नल रैंक के अधिकारियों ने लिपुलेख, काला पानी और नाभी डांग का जायजा लिया। ये अधिकारी कुछ दिनों तक जवानों के साथ ही रह सकते हैं। सीमा पर भारत की तैयारी देखिए। भारत नेपाल सीमा पर SSB के जवान तैनात हो गए हैं। लिपुलेख में ITBP और आर्मी के जवान तैनात किए गए हैं। हर सरहद पर सुरक्षा बल 24 घंटे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। फिर भी हमारे यहाँ जो है SSB और ITBP और जो है आर्मी के द्वारा जो है बराबर वॉच किया जा रहा है। संख्या भी बढ़ाई गई है सीमाओं पर। तो सीमाओं पर जो है टेंशन जरूर है, लेकिन अभी स्थिति जो है नियंत्रण में है। सैन्य बल तैनात है, हर हरकत पर पैनी नजर है। लेकिन वास्तविक हालात क्या है, ये देखने TV9 भारतवर्ष के संवाददाता उमेश पाठक धारचूला के ग्राउंड जीरो का जायजा लेने पहुंचे। ये वही सीमा है जिस पर सदियों से बिना पहरे के रोटी बेटी का संबंध हुआ है। इसी रास्ते से नेपाल में आए भूकंप के दौरान मदद पहुंची थी, लेकिन आज यही सीमा विवाद में घिरी हुई है। सिंदूरी संधि जो हुई उसमें धारा 5 के मुताबिक ये जो नदी बह रही है काली नदी, और इससे जुड़ी हुई जो सीमा है, इसी को भारत और नेपाल की सीमा माना गया। यही काली नदी भारत और नेपाल की सीमा है जो अब तक अविवादित थी। लेकिन नेपाल ने 1816 की संधि तोड़ दी, वो भी सिर्फ चीन से दोस्ती के लिए। और चीन ने नेपाल के कंधे पर बंदूक रखकर कैसे चलाई, इसे समझिए नेपाल की आपत्ति से। अब ये भी जानना जरूरी है कि नेपाल को आखिर भारत को लेकर के आपत्ति क्या है। आपत्ति है घटिया बड़ से लेकर के लिपुलेख दर्रा के बीच में बन रही 80 किलोमीटर की सड़क है।
हैरान करने वाली बात यह है कि नेपाल को जिस सड़क से आपत्ति है वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए बनाई गई है, ताकि उत्तराखंड से लेपुलेख के जरिए यात्रा की दूरी कम हो जाए। इससे नेपाल को भी फायदा हुआ, लेकिन चीन के बहकावे में नेपाल ने इस सड़क पर आपत्ति जताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उद्घाटन के दूसरे ही दिन चीन ने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा पर अपना अधिकार बता दिया। 100 साल से भी पुरानी संधि भूल गया। नेपाल जो आपत्ति या जो ऐतराज दिखा रहा है उसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे चीन की क्या साजिश है, ये बताने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं काली नदी है, जिस हिस्से में हम खड़े हैं ये भारत का हिस्सा है और इस नदी के उस पार का जो हिस्सा है वो नेपाल है। लेकिन अब इसी सीमा के दोनों तरफ तनाव है, उन लोगों के बीच जिनकी भाषा एक जैसी है, जिनका रहन सहन एक जैसा है, जिनका खान पान एक जैसा है। और इस तनाव का कारण है नेपाल की ओली सरकार का विवादित नक्शा, जिसकी वजह से इतिहास में पहली बार इस सीमा पर सैन्य गतिविधि बढ़ी है। रोटी बेटी के सांस्कृतिक संबंधों पर खतरा मंडराया है। और अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के दौरान मारा गया चीनी सेना का कमांडिंग ऑफिसर। चीनी सेना ने किया कबूल। विदेश मंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग में दी थी जानकारी। अब तक चीन के मारे गए सैनिकों पर था चुप। सैन्य स्तर के बाद भारत चीन के बीच डिप्लोमेटिक स्तर पर हो सकती है बातचीत। आज दोनों देशों के कमांडरों के बीच मोल्डो में तनाव कम करने पर 9 घंटे हो रही है चर्चा। इस हफ्ते आर्मी चीफ जाएंगे लद्दाख। रूस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की विक्ट्री डे परेड में होंगे शामिल। डिफेंस डील पर होगी चर्चा। परेड में आए चीनी नेताओं से नहीं करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र में चीनी कंपनियों को बड़ा झटका। उद्धव सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट किए रद्द। 15 जून को सरकार ने 3 प्रोजेक्ट का किया था करार। चीन को लेकर मनमोहन सिंह की मोदी को नसीहत। बोले भ्रामक प्रचार कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। नड्डा ने दिया जवाब, कहा यूपीए सरकार ने तो बिना लड़े ही कर दिया था सरेंडर। कल सीडब्ल्यूसी की बैठक में चीन पर होगी चर्चा। अमेरिका ने चीन के खतरे से दुनिया को किया आगाह। आर्थिक संबंध तोड़ने की दी सलाह। विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो बोले, अमेरिका, यूरोप, एशिया समेत ज्यादातर देश चीन के रवैये से परेशान हैं। दिल्ली में हर रोज हो रहे हैं 18,000 कोरोना के टेस्ट। केजरीवाल बोले, बीमार और ठीक होने वालों की संख्या बराबर। पहले से स्थिर हालात। होम आइसोलेशन पर सरकार देगी ऑक्सीजन किट। सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में जगन्नाथ यात्रा निकालने की दी अनुमति। श्रद्धालुओं के इकट्ठा होने पर रहेगी रोक। कोरोना के चलते यात्रा पर लगाया गया था बैन। आज फिर हुआ पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा। 16 दिन में 8.5 रुपए बढ़े पेट्रोल के दाम, तो डीजल 9 रुपए महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपए के करीब पहुंचा। पिछले कुछ दिनों से बार बार हम आपको दिल्ली की फिक्र दिखा रहे हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर यहां की समस्या ज्यादा गंभीर है। और अब कोरोना केस के मामले में दिल्ली महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। हर 10 लाख की आबादी में भी कोरोना केस सबसे ज्यादा दिल्ली में ही। यहां हर 10 लाख लोगों में से 3,193 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि भारत का औसत आंकड़ा 311 है, यानी देश के औसत से 10 गुना ज्यादा। इसी संकट को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने यहां एक मेगा प्लान तैयार किया है। इसके तहत सरकार अब उन लोगों का पता लगाएगी जिन्हें कोरोना हुआ है लेकिन पता भी नहीं चला। ऐसे लोगों का रिकॉर्ड जुटाकर कोरोना से जंग को और भी धार दिया जाएगा। सबसे पहले दिल्ली के कोरोना मीटर में देखिए कि इस वक्त यहाँ करीब 25,000 एक्टिव केस हैं, जबकि एक हफ्ता पहले करीब 24,000 एक्टिव केस थे। यानी एक सप्ताह में जितने नए संक्रमित मिले उतने ही लोग करीब करीब ठीक हुए हैं, और ये दिल्ली के लिए अच्छी खबर है। अब दिल्ली में कोविड टेस्टिंग के आंकड़े देखिए। यहाँ एक हफ्ता पहले रोजाना करीब 5,000 टेस्ट होते थे, लेकिन अब 18,000 टेस्ट किए जा रहे हैं, मतलब पहले से 3 गुना ज्यादा, जिसका मकसद है ज्यादा से ज्यादा संक्रमितों का पता लगाना, संक्रमण के फैलाव को रोकना और कोमोबिड और गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर मौत को कम करना। केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली में एंटीजन टेस्ट भी शुरू किए गए हैं। एंटीजन टेस्ट रैपिड टेस्ट होता है, 15 मिनट में, आधे घंटे में पता चल जाता है। तो इस टाइम दिल्ली के अंदर लगभग 18,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं। इसी फिक्र को लेकर 21 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच मेगा मीटिंग हुई, जिसमें 5 बड़े फैसले लिए गए।
पहला, कंटेनमेंट जोन का नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा। इन क्षेत्रों की सीमा पर और अंदर के इलाकों में गतिविधियों पर सख्ती से निगरानी और नियंत्रण किया जाएगा। जिला स्तरीय टीम बनाकर कंटेनमेंट जोन में सर्वेक्षण का काम 30 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरा, सभी संक्रमित व्यक्तियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटीन की जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप को शामिल किया जाएगा। तीसरा, कंटेनमेंट जोन के बाहर भी प्रत्येक घर की लिस्ट बनाई जाएगी और निगरानी की जाएगी। चौथा, दिल्ली सरकार को हर दिन के हिसाब से रिपोर्ट बनाने को कहा गया है कि कितने कोविड पॉजिटिव मरीज आए, कितने होम आइसोलेशन में है, कितने इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में है, कितने हॉस्पिटल में है और रोजाना कोरोना से हुई मौत कितनी है। ये सभी जानकारी दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को देगी। और पांचवा, दिल्ली में 27 जून से 10 जुलाई के बीच सीरोलॉजिकल यानी सीरो सर्वे किया जाएगा, जिसमें 20,000 लोगों की सैंपल टेस्टिंग होगी। मतलब दिल्ली में बड़े पैमाने पर सीरो सर्वे किया जाएगा। ये सर्वे हाई रिस्क वाली आबादी में किया जाएगा। उसमें उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जिनमें संक्रमण तो हुआ लेकिन उन्हें पता नहीं चला और वो ठीक हो गए। आपको बता दें कि सीरो सर्वे ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी NDC और राज्य के स्वास्थ्य विभागों की मदद से किया जाएगा। आप जानिए कि सीरो सर्वे क्या है और ये कैसे किया जाएगा। सीरो सर्वे में स्टडी टीम संक्रमित इलाकों में लोगों के घरों में अचानक पहुंचेगी और लोगों को सर्वे की प्रक्रिया और उद्देश्य के बारे में बताएगी। सर्वे करने से पहले टीम परिवार के सदस्यों की सहमति लेगी। बेसिक डेमोग्राफिक डिटेल, कोविड-19 मामलों की एक्सपोजर हिस्ट्री, 1 महीने में कोविड-19 जैसे लक्षणों और क्लिनिकल हिस्ट्री दर्ज की जाएगी। और फिर एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए ब्लड सीरम का टेस्ट किया जाएगा, जिससे ये पता चल पाएगा कि आप कभी संक्रमित हुए या नहीं। सीरो सर्विलेंस से एक्सटेंट ऑफ डिजीज, एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजीज पता चलेगी, कितना जो पब्लिक में कितना लोग पॉजिटिव हैं। उसके हिसाब से आप फिर कितने बेड्स चाहिए, कितने इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज़ चाहिए, कितना ट्रीटमेंट फैसिलिटी चाहिए, कितने होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की जगह चाहिए। सिर्फ यही तरीका है जिससे ये हम लोग पता कर पाएंगे। मतलब इसके जरिए कोरोना संक्रमितों की हिस्ट्री पता चलेगी। ये भी पता चलेगा कि शरीर में एंटीबॉडी विकसित हुई या नहीं और फिर उनके प्लाज्मा से गंभीर मरीजों का इलाज हो सकेगा। दिल्ली में संक्रमण के फैलाव का बहुत हद तक सटीक आकलन हो सकेगा और एक व्यापक रणनीति बनाई जा सकेगी। इसके अलावा एक और फिक्र ये है कि कोरोना बीमारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कई कोविड मरीजों की मौत हो जाती है। इसमें कमी लाने के लिए दिल्ली सरकार अब उन लोगों को भी ऑक्सीजन प्लस मीटर देगी जो होम आइसोलेशन में रहते हैं। दिल्ली सरकार हर होम आइसोलेशन वाले केस को एक ऑक्सी पल्स मीटर देगी। आप उस पल्स मीटर को अपने घर रखिए, जब आप ठीक हो जाएं सरकार को वापस कर दीजिए 10 दिन के बाद। उस पल्स मीटर से आप हर घंटे में 2 घंटे में आप अपनी ऑक्सीजन नापते रहिए। अगर आपकी ऑक्सीजन कम होती है, हम आपको एक फ़ोन नंबर दे देंगे, उस पर फ़ोन कर दीजिएगा। तुरंत हमारी टीम कॉन्सेंट्रेटर लेके पहुंच जाएगी जल्द से जल्द और आपको तुरंत आपके घर में ऑक्सीजन दे दी जाएगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं खबरें पॉजिटिव, वो खबरें जो कोरोना के माहौल में भी उम्मीद की किरण जैसी। केंद्र सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है जिन्होंने 1 जनवरी 2004 से लेकर 28 अक्टूबर 2009 के बीच अपनी सर्विस बदली है। इस अवधि में पुरानी सेवा छोड़कर दूसरा विभाग ज्वाइन करने पर कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था से बाहर हो गए थे, लेकिन सरकार ने अब उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम में शामिल कर लिया है। ये सभी कर्मचारी अब 3 महीने के अंदर संबंधित विभाग में अपना केस भेज सकते हैं। कोरोना काल में अनलॉक ऑटो सेक्टर के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आया है। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण लोग खुद की कार से सफर को सुरक्षित मान रहे हैं, इसीलिए ऑनलाइन पोर्टल पर कारों के मॉडल और कीमत देखकर उनकी बुकिंग शुरू हो गई है। देश की 3 बड़ी कार कंपनियों मारुति सुजुकी, हुंडई और महिंद्रा एंड महिंद्रा की बुकिंग और इंक्वायरी प्री कोविड-19 पीरियड के 85% के करीब पहुंच गई है। ब्रिटेन के स्टीव वाइट ने आखिरकार कोरोना से लड़ाई जीत ली। वाइट 92 दिनों तक अस्पताल में रहकर सबसे लंबे समय तक कोरोना से लड़ने वाले सर्वाइवर बन गए हैं। उन्हें 19 मार्च को अस्पताल में भर्ती किया गया था। उस वक्त उनके बचने की उम्मीद सिर्फ 1% थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। 43 दिन तक वो कोमा में भी रहे, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। उन्हें 18 जून को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तमिलनाडु के कई शहरों को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है। इनमें चेन्नई भी शामिल है, लेकिन इस बार लॉकडाउन में किसी भी तरह की परेशानी से निपटने के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। चेन्नई में एक बार फिर अम्मा कैंटीन खुल गई है, जो पूरे चेन्नई में जरूरतमंदों तक मुफ्त में खाना पहुंचा रही है। अम्मा कैंटीन की ये सेवा 19 जून से शुरू हुई है, जो 30 जून तक जारी रहेगी। केरल में इंजीनियरिंग के एक स्टूडेंट ने ऑटोमेटिक थर्मल स्कैनर का आविष्कार किया है,
ये स्कैनर न सिर्फ बॉडी का तापमान बताता है, बल्कि इसकी खास बात ये है कि ये स्कैनर तापमान के साथ उस व्यक्ति की तस्वीर भी लेता है। इस तस्वीर को सार्वजनिक जगहों पर जैसे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर लगाया जा सकता है, जिसकी मदद से कोरोना काल में टेम्परेचर चेक करने में मदद मिल सकती है। इस डिवाइस को बनाने में 3 हफ्ते का समय लगा है। कर्नाटक के एक असिस्टेंट प्रोफेसर संतोष ने एक ऐसा आविष्कार किया है जो मंदिरों से कोरोना वायरस फैलने के खतरे को कम कर देगा। उन्होंने चरणामृत के लिए एक ऐसी ऑटोमेटिक मशीन बनाई है जिससे बिना किसी टैप को छुए श्रद्धालुओं को चरणामृत मिलता है। इस मशीन को बनाने में 2700 रुपए की लागत लगी है। मशीन से एक निश्चित मात्रा में ही भक्तों को पवित्र जल मिलता है। गलवान घाटी में हुए भारत चीन के सैनिकों के संघर्ष के बाद बाइकॉट चाइना कैंपेन चल रहा है। इस कैंपेन का असर जम्मू कश्मीर में भी दिख रहा है। यहाँ कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो मास्क बिक रहे हैं, उसमें भी अनोखे अंदाज में चीन का बहिष्कार किया गया है। मास्क पर लिखा गया है बाइकॉट चाइना और इस मास्क की सबसे ज्यादा डिमांड है। ये मास्क बच्चों से लेकर बड़ों की पहली पसंद बन गए हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में एक चाय बेचने वाले शख्स की बेटी इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बनी है। आंचल गंगवाल की एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के सामने एयरफोर्स में कमिश्निंग हुई। आंचल के पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं, लेकिन आंचल की लगन की वजह से गरीबी कभी उसके आड़े नहीं आई। वो अपने सपने को पूरा करने में कामयाब रही। एयरफोर्स में शामिल होने के लिए आंचल 2 सरकारी नौकरी तक छोड़ चुकी है। और अब जो है सो है। मेरा एक दोस्त है जंक फूड का शौकीन, बिस्तर का आतंकी, जिसको देखकर तकिए और गद्दे में बात होने लगती है। अभी तो उठा था, अब फिर आ रहा है, हमें सांस भी नहीं लेने देता, खुद तो चर्बी बढ़ा रहा है, हमें दबा दबा के पतला कर दिया है। देर रात तक जागने वाला और वेब सीरीज देखकर दोपहर 12 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला। मैंने कहा कोरोना है, सुधर जाओ। बोला बड़े ज्ञान की बात बताता हूं। बड़े भाग मानुष तन पाया, सो मैं प्रातः टहल गमाया। अरे सुबह उठकर मेहनत करने से तकदीर और सेहत बनती तो हॉकर्स और दूध वाले कभी बीमार नहीं पड़ते और सारे बड़े कोठियों में रह रहे होते। दूध पीने वाले सेहतमंद होते तो बिल्ली शेर बन जाती, चलने से वजन कम होता तो हाथी भी स्लिम ट्रिम हो जाता, और तैरने से शरीर हल्का होता तो वेल का हाल वो ना होता जो है। मेरा मित्र कहे जा रहा था और मुझे एक मशहूर कविता की लाइनें याद आ रही थी। आराम शब्द में राम छिपा जो भव बंधन को खोता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो विरला ही योगी होता है। इसलिए तुम्हें समझाता हूं, मेरे अनुभव से काम करो। ये जीवन यौवन क्षण भंगुर, आराम करो आराम करो, बाकी तो जो है सो है। TV9 नेटवर्क, 6 languages, Hindi, English, Telugu, Kannada, Marathi and Gujarati. 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.